प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें मंदसौर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। यहीं देश न्यूज की राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से भी एक खास चर्चा हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में 10 सितंबर से 14 सितंबर तक ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन हुआ। अति उत्तम व्यवस्थाओं के साथ माउंट आबू के इस ग्लोबल समिट का यह आयोजन एक ऐसी छाप छोड़ गया जिसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। मंदसौर से इस ग्लोबल समिट में पत्रकार द्वय ब्रजेश जोशी और लोकेश पालीवाल तथा समाज सेवी दृष्टानंद नैनवानी ने सम्मिलित होकर वहां इस ग्लोबल समिट में मंदसौर का प्रतिनिधित्व किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंदौर जोन की मुख्य संचालिका हेमलता बहन, मंदसौर शाखा आत्मकल्याण भवन की संचालिका उषा बहन व हेमा बहन की प्रेरणा से यह दल इस ग्लोबल समिट में सम्मिलित हुआ। इस ग्लोबल समिट में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन गोगोई, प्रसिद्ध वक्ता और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, दैनिक भास्कर के ऑल एडिशन के एडिटर इन चीफ श्री पंत और भी कई ऐसी दिग्गज हस्तियां इस ग्लोबल समिट में सम्मिलित हुईं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो दादी रतन मोहिनी जी हैं मुख्य प्रशासिका, उन्होंने भी मंच से सदुपदेश यहाँ पर दिया। 98 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने यहाँ इस ग्लोबल समिट में सक्रियता से भाग लिया। देश विदेश के लगभग 10,000 प्रतिनिधि इस ग्लोबल समिट में शामिल हुए। यहाँ इंदौर जोन में जो हॉस्टल है वहाँ की छात्राओं ने बड़ा ही अभिनव सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो नेपाल से आए हुए 200 प्रतिनिधियों के दल में आई कलाकारों ने भी वहाँ सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। इंदौर जोन के छात्रावास की छात्राओं ने ब्रह्मा बाबा के जीवन के पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिका से सभी का मन मोह लिया। इसी मौके पर यहाँ राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाने माने वक्ता सुधांशु त्रिवेदी से देश न्यूज़ ने एक खास चर्चा की, वो भी हम सुनेंगे। प्रश्न ये है कि आज की जो नई पीढ़ी है ये इतनी शार्प या जागरूक है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 में से 99, 98 नंबर लाती है। यदि ये नई पीढ़ी अपने धर्मशास्त्रों का उसी तर्ज पर अध्ययन करें जैसी ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की करते हैं, तो क्या ये नई पीढ़ी हमारे इन धर्मशास्त्रों के माध्यम से इस युग को परिवर्तित नहीं कर सकती? देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्मशास्त्रों में विज्ञान और धर्म असंपृक्त है जी, इनसेपरेबल है और ये दिमाग में बैठा दिया गया है जैसे उसका विरोध है। उदाहरण के लिए हम सब जाते हैं मंदिरों में, भगवान सूर्य के मंदिर में सूर्य के कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं और सूर्य की 7 रश्मियाँ आज भी हैं। हमें बताया जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता था, पहले सत्य था, परंतु अब सारे ग्रह सूर्य का चक्कर काटते हैं। ये वेस्ट ने हमें बताया और जाके देख लीजिए, उत्तर भारत के मंदिरों में उतना नहीं देखा, दक्षिण भारत के मंदिरों में जहाँ नवग्रह बने हैं वहाँ सूर्य केंद्र में है कि पृथ्वी केंद्र में है जी। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हमारे, उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी देखना चाहें जी, तो पिछले 100-125 सालों में ये बताइए, मार्कोनी का सिग्नल पहले उनको मिल गया पेटेंट, मगर जेसी बोस ने भी तो बना लिया था जी। हम बुरे दौर में थे, नहीं बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एडिसन ने पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी
तो जगदीश चंद्र बोस जी ने भी बना ली थी, हमें पेटेंट नहीं मिला। जी। राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई जहाज बनाया था, मगर शिवकर बापूजी तलपदे ने तो 1895 में उड़ाकर दिखा दिया था। जी जी। सीवी रमन यदि पहले भारतीय ही नहीं थे, यह अर्ध सत्य है। ही वॉज अ फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। और जब दुनिया जीन्स की तरफ आगे बढ़ी तो वॉटसन क्रिक के साथ डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन्स का मॉडल बनाने के लिए पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। और आज 2012 में 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसका साइंटिफिक और वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन, जो दो साइंटिस्टों के नाम पे है। इंग्लैंड के पीटर हिग्स और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्रनाथ बोस पे है। मगर अफसोस कि आज के इस यथार्थ में जितने साइंटिफिक खोजें हमारी हुई हैं, हमारी पीढ़ी उसे देखती नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हाइजेनबर्ग ने कहाँ से प्रेरणा ली थी, इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है गॉड पार्टिकल, वो यूरोप की सन लेबोरेटरी से ली गई है। और उसकी आप लॉबी में देखेंगे तो भगवान शंकर की नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति है, और उसके नीचे एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्ज ए कैपरा का कोट लिखा हुआ है। उन्होंने ये लिखा कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कैसे विज्ञान और वो आपस में संबंध हैं। 18 पुराण हैं, लेकिन एक कथाकार हैं पंडित प्रदीप मिश्र, आपने नाम सुना होगा। एक कथाकार ने केवल एक पुराण को उठाया और उसके अंदर के कुछ उद्घोषित रहस्यों को उजागर किया। तो आज लाखों लोग उनकी कथा सुन रहे हैं, और नई पीढ़ी जो बहुएं सीए और एमटेक हैं, चार्टर इंजीनियर हैं, जो सूट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, वो साड़ी पहन के सर पर पल्लू डाल के रोज़ शिव मंदिर सुबह जा रही हैं। तो ये जो परिवर्तन एक पुराण और एक कथाकार ने किया है, तो अपने यहाँ तो 17 पुराण और हैं। क्या हमारे ये पुराण, ये हमारे वेद पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं? मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज जी, जिसपे उन्होंने स्वराज की अवधारणा देते हुए लिखा था कि यदि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता जी। मगर अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद 75 वर्षों में ज़्यादातर समय हम कहीं न कहीं जिनसे मुक्ति पाई उन्हीं की नकल में गुजार दिए। अब अमृतकाल की सार्थकता ये होगी कि स्वतंत्रता में अपने तंत्र में स्व के तत्व को उद्भाषित कर सकेंगे। तो जो आपने बात कही जी कि वेद में, पुराण में, उपनिषदों में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेट करने वाले ऑर्थर शोपेनहावर ने कहा कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। बिल्कुल। विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। तो अगर हम वेद पुराण उपनिषद को पढ़ेंगे तो उनकी बहुत सी हमें ऐसी गहराइयाँ पता लगेंगी, और वो आपस में कैसे कथाओं के साथ, कैसी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमें इसमें पढ़कर